हाय। सॉरी पावर कट हो गया था तो बीच में ही लेक्चर को रोकना पड़ा। तो लास्ट एक दो सेकंड को आप इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं एडिट करने के लिए, सब कुछ लॉकडाउन में चल रहा है, तो दिस नथिंग आई कैन डू राइट नाउ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली अब क्या करते हैं हम, मॉड्यूलेशन ऑफ टारगेट सेल सेंसिटिविटी की बात करते हैं। देखो सेल सेंसिटिविटी को सिंपल सा तरीका यही है कि जितना ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में होगा किसी भी हार्मोन का, तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं आपकी डिमांड के हिसाब से रिसेप्टर्स के नंबर भी बढ़ सकते हैं और उनकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो सकती है। अगर आपका ट्रेनिंग स्टिमुलस अच्छा है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है और आप अच्छे तरीके से पर्टिकुलरली अपनी बॉडी के जो आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें इश्यूज कहाँ होते हैं? अगर आप एक्सटर्नली कोई भी हार्मोन्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या फिर किसी भी मेडिकल कंडीशन के चक्कर में आपकी बॉडी में हार्मोन्स की आपके ब्लड में जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है, डाउन रेगुलेशन हो जाती है। और इसमें एक और रीजन होता है अगर आप अपनी जेनेटिक पोटेंशियल तो हिट कर जाते हैं, मतलब आप मैक्सिमम आपने अगर हिट कर लिया अपने जेनेटिक पोटेंशियल को, मतलब अगर समझो एक बॉडी बिल्डर है, वो अपनी जिसने अपना साइज अपना मैक्सिमम जितना उसको जेनेटिकली बढ़ा सकता है बढ़ा लिया है, तब भी आपकी सेंसिटिविटी आपके सेल्स की रिसेप्टर्स की कम हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डाउन रेगुलेशन। अभी देखो इफेक्ट ऑफ हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन इन ब्लड रिफ्लेक्ट्स द रेट ऑफ सिक्रेशन। अभी बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन, जो मैंने अभी आपको बताया था, लोग बहुत ज्यादा जो स्टेरॉइड लेते हैं बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में, किसी भी तरीके से, तो जो अनलेस अगर बहुत ज्यादा एक्सटर्नली आपकी बॉडी में कोई हार्मोन आता है जिससे आपकी बॉडी का सॉरी ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी हार्मोन की जो कॉन्सेंट्रेशन अगर उससे ऊपर जाती है तो उसका जो एक्चुअल जो हार्मोन प्रोड्यूस होना, इमेजिन करो जो प्रोड्यूस होता है वो नहीं होता है। इमेजिन करो आपका, अगर आप एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं जिससे आपका जो नॉर्मल टेस्टिस है वो बॉडी हमेशा अपना होमियोस्टेसिस को मेंटेन करेगी, तो अगर आप एक्सटर्नली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में ले रहे हो और आप सोच रहे हैं कि मेरा जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा उतना ज्यादा मेरी मसल्स पे ज्यादा अच्छे तरीके से हाइपरट्रॉफी होगी, मेरी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। बॉडी अपना नेचुरल प्रोडक्शन डाउन कर देती है जस्ट टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस। तो बेसिकली इसका मतलब यही है। और जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनकी एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का देखो, मेडिकेशन हो गया, हार्मोन्स हो गया, कोई भी ऐसी चीज समझो अगर उसकी किसी की हाफ लाइफ अगर 5 घंटे है किसी मेडिसिन की या किसी भी हार्मोन की, तो 5 घंटे बाद जो उसकी अगर समझो उसका एक फिगर उसका मिलीलीटर पर जो डेसीलीटर हमारा कैटेगरी में हम उसको काउंट करते हैं, अगर समझो 100 ml है तो 5 घंटे उसकी हाफ लाइफ, तो 100 का वो 50 रह जाएगा। तो हर 5 घंटे में उसकी हाफ लाइफ, मतलब जो हाफ लाइफ का मतलब है उसकी लाइफ कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं जिसको सीएम बोलते हैं, जिसको हम साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। अभी मैंने जो आपको एमटॉर बताया था, और एक तरीका एक हमारी टर्म होती है जिसको एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज। तो ये दोनों बहुत ही क्रूशियल होते हैं। और जो आपका एएमपीके होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पिछले 10 सालों में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। तो कहीं ना कहीं एक वंडर फैट लॉस ड्रग हो सकती है आपकी बॉडी में, एंटी एजिंग हो सकता है हार्मोन, लेकिन अभी फर्दर स्टडीज इस पे पेंडिंग है, तो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, इसका डेफिनेटली आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सेल्स के अंदर। तो बेसिकली साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक हमारे पूरा साइकिल होती है जिसके अंदर क्या है, ये आपकी आउटर लेयर है आपके सेल की। इसके अंदर बेसिकली ये आपके रिसेप्टर्स हैं। समझो ग्लूकागोन एक हार्मोन है जो आपके रिसेप्टर्स के अंदर जाना है। ऑब्वियसली इसे पेप्टाइड हार्मोन ये डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, तो इसके अंदर क्या है, ये आपके सेल के मेम्ब्रेन में यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, तो ये यहाँ पे सिग्नल देगा। और ये जो ग्लूकागोन रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, आपकी जी एक और हार्मोन रिलीज सॉरी एंजाइम रिलीज करेंगे, वो बाइंड करेगा आपकी जी प्रोटीन के साथ, ठीक है। और थ्रू द डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस जो भी आपकी एटीपी आपके सेल के अंदर है वो कंबाइन होगी एडिसनेट साइक्लेज के साथ होगी, जो इनएक्टिव होता है ये फर्दर आपके कैटलिस्ट के साथ कंबाइन करेंगे, और जो एटीपी है आपकी फर्दर डिवाइड हो जाएगी, फर्दर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी सीएम में, जिसको साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। इसे रियली ह्यूज केमिकल प्रोसेस जो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो आप ये समझो ये सीएम होता है, ये सीएम एक साइकिल है जिसमें आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये बेसिकली आपका एंजाइम क्या करता है, आपकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म बढ़ाता है। देखो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आपको पता है सिंपल सी टर्म में, अगर एमटोर होता है, एमटोर आपकी बॉडी में एनाबॉलिज्म बढ़ाता है, और जो आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज है ये जो एंजाइम है आपकी बॉडी में आपका फैट को मेटाबोलाइज करता है, आपके ग्लूकोज को सिंथेसाइज अच्छे तरीके से करता है। इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये अभी आपके सी एम साइकिल क्या होती है, आपके एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज को प्रोड्यूस करने की एक प्रॉपर साइकिल होती है जो आपके सेल के अंदर होती है।
Now we are going to talk about the AMPK, the enzyme that turns on आपका एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। देखो AMPK जिसको बोलते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज, ये बेसिकली एक स्विच भी माना जाता है जो आपके फैट लॉस को स्टार्ट करता है। ठीक है, आपकी कीटोजेनिक डाइट में भी ये काम करता है। मतलब इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, व्हेनेवर यू आर स्टार्विंग, कभी भी अगर आप फास्टिंग पे जाते हैं तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में फैट को, ग्लूकोज को आपके मेटाबोलाइज करने का काम करता है। मतलब कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। और वो कैलोरीज कहां से लेता है, आपकी फैट से लेता है और आपके इंटरनल जो स्टोर्ड एनर्जीज हैं उनको लेता है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल AMPK, जिसको एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं, टर्न ऑन स्विच बोलते हैं। इंक्रीज, अगर AMPK आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, इंप्रूव्स सर्कुलेशन, इंक्रीज फैट बर्निंग, इंप्रूव्स ग्लूकोज शुगर मेटाबॉलिज्म, हेल्प लिवर फंक्शन, इंप्रूव्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंप्रूव्स हार्मोनल फंक्शन, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, इंप्रूव्स पैनक्रियास फंक्शन, इंप्रूव्स सेल मेम्ब्रेन, प्रिवेंट्स आपकी मसल लॉस। मतलब ये बहुत सारे फंक्शन करता है। इसके ऊपर AMPK के ऊपर फर्दर स्टडीज अभी पेंडिंग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका एक वंडर ड्रग हो सकता है फ्यूचर में फैट लॉस के लिए। ठीक है, लेकिन आप याद रखिए AMPK और आपका mTOR एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। mTOR आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका मसल एनाबॉलिज्म बढ़ेगा, और जितना आपका AMPK ज्यादा होगा उतना कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा। दे हैव टू वर्क इन अ बैलेंस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के। हर किसी को पता है टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, आपके टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। इससे मेल हार्मोन, जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे आपके टेस्टोस्टेरोन बनाता है। ईस्ट्रोजन आपका फीमेल हार्मोन होता है। अभी हम इसी के ऊपर आगे बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे समझो अगर ये 20 साल का लड़का है, इसके जो टेस्टोस्टेरोन मैक्सिमम इसकी पोटेंसी होनी चाहिए, इसकी बॉडी में जो आपकी इसकी टेस्टिस की मैक्सिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो 20 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन घटती जाती है। तो 20 की एज में मैक्सिमम होती है, व्हेन यू रीच 30 40 एवरी 10 इयर्स ये कहीं ना कहीं इसका लेवल आपकी बॉडी में गिरता जाता है। और एक और चीज क्रूशियल होती है, कभी भी अगर किसी को अपना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए अगर जाना पड़ता है, अगर उसको नॉर्मल अपने टेस्टोस्टेरोन चेक कराने पड़ते हैं, अगर किसी को लगता है कि मेरी नेचुरल प्रोडक्शन कम है, तो कभी भी टोटल टेस्टोस्टेरोन को चेक नहीं किया जाता। टिल एन एक्सटेंट वी कैन डू दैट, लेकिन जो हमारा देखा होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन को चेक किया जाता है, इसके ऊपर अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे। देखो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन योर यंग मैन, मतलब आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर कितना टेस्टोस्टेरोन आपका अवेलेबल है। समझो अगर एक फिगर है आपकी 100, तो दो टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं SHBG, ये होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये क्या होता है, ये आपके मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके रखता है। मतलब बॉडी जो आपके रिसेप्टर्स है, मसल्स हैं, उसको यूज नहीं कर सकती। SHBG और एल्ब्यूमिन, तो ये दोनों जो आपके होते हैं, प्राइमरी हम SHBG के ऊपर बात करेंगे, तो ये आपके मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके रखता है। और ये बाइंड ऐसा नहीं है कि ये कैरियर की तरह काम करता है, वो टेस्टोस्टेरोन आपके मसल्स, रिसेप्टर्स कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल सिनेरियो में आपकी बॉडी में हार्डली 0.1 to 2% मैक्सिमम आपकी बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है, और ये जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। तो नाउ SHBG बेसिकली क्या होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी सा नाम है। बेसिकली क्या करता है, ये आपके ब्लड के अंदर फ्री फ्लो करता रहता है, और जो भी आपके टेस्टिकल्स आपके टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं उनके साथ बाइंड करता है। देखो ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत है, एंजाइम है, बहुत गलत प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में सारे टेस्टोस्टेरोन को बाइंड रखता है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए होता है। तो जितना रिलीज होता है उसमें से मैक्सिमम अपने साथ बाइंड कर लेता है। सिर्फ जो मैंने दोबारा बताया आपको फिगर, 0.1 से 2% ही आपके ब्लड में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपका सर्कुलेट होता है, जो आपकी बॉडी जिसको एक्चुअल में यूज कर सकती है। तो लोग क्या करते हैं, अगर एक्सटर्नली आपकी बॉडी में स्टेरॉइड के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू जो लेते हैं, तो अगर वो एक्सटर्नली भी अपनी बॉडी में डालेंगे तब भी SHBG आपका नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हमें किसी को चेक करना है कि उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स क्या हैं, यू ऑलवेज हैव टू चेक रेदर देन टोटल टेस्टोस्टेरोन कितने हैं। टोटल तो 100 है, लेकिन उसमें से बॉडी यूज कितना कर सकती है, वो तो सिर्फ 2% है, मैक्सिमम 2% है। तो वी हैव टू चेक उसके फ्री टेस्टोस्टेरोन कितने हैं। अगर 0.1 से भी नीचे जाते हैं, इट मींस दैट पर्सन रिक्वायर एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन उसको लेने पड़ेंगे। और ये SHBG के भी हमें काउंट करना पड़ता है कि इसकी जितनी ज्यादा आपकी ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन है, उतना ही ज्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन आपके ब्लड के अंदर कम रहेंगे।
देखो ग्रोथ हार्मोन्स की हम बात करते हैं। ग्रोथ हार्मोन सबको पता है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है और ये आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है। आपकी सेल ग्रोथ का काम करता है, आपकी मसल ग्रोथ का काम करता है, आपकी स्ट्रेंथ, हाइपरट्रॉफी और आपके बहुत सारे फंक्शन जो आपकी बॉडी में होते हैं। अगेन आगे फर्दर भी एक स्टिमुलस का काम करता है, आगे फर्दर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम IGF-1 बोलते हैं, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसका प्राइमरी काम ग्रोथ हार्मोन्स का आपकी बॉडी में एमटोर जो मैंने बताया था उसको बढ़ाने का ही होता है। ना अब हम बात करते हैं कि कॉर्टिसोल की। देखो कॉर्टिसोल आपको पता है आपका क्या होता है, इससे बेसिकली आपके एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये कॉर्टिसोल ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइमरली आपका रिलीज होता है किसी भी स्ट्रेस से। वो स्ट्रेस चाहे फिजिकल हो चाहे वो स्ट्रेस मेंटल हो। तो अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, आपकी मेमोरी और अटेंशन चलो थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन सेरोटोनिन लेवल को घटा देता है। मतलब इनडायरेक्टली आपकी बॉडी के लिए सर्टेन टाइम से ज्यादा अगर आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल है तो वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अब हमारा जिसको हम बोलते हैं कैटेकोलमाइंस बोलते हैं, ये हार्मोन्स क्या होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। बेसिकली 3 हार्मोन होते हैं जिसमें हम एपिनेफ्रिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है और आपका जिसको डोपामिन बोलते हैं। तीनों हार्मोन आपके रिलीज होते हैं जब आपकी बॉडी को, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होती है। मतलब जब बॉडी को बिल्कुल सर्वाइवल वाली बात आती है तो ये एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, अननेसेसरी सिस्टम्स को आपकी बॉडी में स्लो डाउन कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं। दे स्टिमुलेट द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोल एंड ग्लाइकोजन। मतलब ये आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देते हैं ताकि आपकी बॉडी उनको यूज कर पाए। डोपामिन एंड नोरएपिनेफ्रिन सर्व एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। मतलब आपकी बॉडी में जो फ्लाइट और फाइट सिंड्रोम होगा, सॉरी नॉट सिंड्रोम, फ्लाइट और फ्लाइट सिचुएशन में अगर आते हैं उस टाइम पे डोपामिन आपकी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पेन की सेंसेशन को भी कम कर देता है। और सेम आपका नोरएपिनेफ्रिन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन का, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं इस पूरे लेक्चर का, जो कंक्लूजन हमारा क्या है कि आप कैसे इन हॉर्मोन्स को यूज कर सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी बढ़ाने के लिए। हाउ कैन एथलीट मैनिपुलेट द एंडोक्राइन सिस्टम विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब इसमें बात करते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट इसका क्या है, द मोर मसल फाइबर रिक्रूटेड फॉर एन एक्सरसाइज द ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल रीमॉडलिंग प्रोसेस इन द होल मसल। मतलब याद रखो, अगर आपको अपनी ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाने हैं हार्मोन्स के, जिसमें टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो जितना ज्यादा आपके मसल सरफेस एरिया ऑफ डैमेज होगा, मतलब आप ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मसल्स यूज हो, वो आपके हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाएगा। जैसे स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गई। मतलब छोटी मसल को टारगेट करोगे, आप आइसोलेशन मूवमेंट करोगे तो वो बिल्कुल भी बेनिफिट आपको उतना नहीं देगा जितना आपकी लार्जर मसल्स को ट्रेन करने में मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, टू इंक्रीज द ग्रोथ हार्मोन्स लेवल। अब ग्रोथ हार्मोन लेवल को आप कैसे इंक्रीज करोगे? देखो सबसे पहली चीज है यूज वर्कआउट विद हायर लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन। देखो हायर लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो मैंने एनारोबिक थ्रेशोल्ड आपको बताया था, आप जब भी एक्सरसाइज करें कोशिश करो कि जब आपको लगे कि आप मैक्सिमम आपका कॉन्सेंट्रिक फेलियर आने वाला है, मतलब आपको लगता है कि अगर आप 10 रैप मैक्स पे काम कर रहे हो, तो कोशिश करो थोड़ा सा सपोर्ट लेके, कुछ भी लेके 10 से एटलीस्ट 11 या 12 रैप्स पे कैसे भी करके आपको हिट करना है और मैक्सिमम टाइम पे अपने एनारोबिक थ्रेशोल्ड को बार बार हिट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 करना है तो 10 पे ही छोड़ दिया, ट्राई उससे ज्यादा जाना, क्योंकि जितना ज्यादा आपका एनारोबिक हाई लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब आता है हाई इंटेंसिटी 10 RM with 3 sets of each exercise and short rest period। देखो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट करोगे, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेंथ आप मैक्सिमम फोर्स जनरेट करोगे किसी भी वर्कआउट में, जितना ज्यादा अपना मैक्सिमम एफर्ट डालोगे और जितने छोटे रेस्ट पीरियड लोगे। देखो ऐसा मतलब नहीं है आपने बहुत हैवी उठाया और आप आराम से 2, 4, 6 मिनट 15 मिनट के लिए बैठ गए, नहीं। ग्रोथ हार्मोन्स को वो भी हमारा ट्रेनिंग स्टिमुलस होता है, जो मैं आपको बताऊंगा पीरियडाइजेशन में, वो हम यूज करते हैं व्हेन यू वर्किंग ऑन 2 और 3 रैप मैक्स पे या फिर मे बी 1 रैप मैक्स पे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करना है और जिसमें जो रेस्ट पीरियड है वो छोटे हैं। यू कैन यूज द हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एज वेल। जो थर्ड है, सप्लीमेंट डाइट विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। देखो यू हैव टू मेंटेन अ फाइन बैलेंस। बहुत बार हम क्या करते हैं, वर्कआउट से पहले कुछ खाते नहीं है। अगेन अगर हम थोड़ा सा फास्टिंग पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका AMP के रिलीज होता है। तो अगर जिसको फास्टेड कार्डियो भी लोग करते हैं, टिल एन एक्सटेंड इट कैन हेल्प। तो जो भी जिस पे फर्दर से हम बात करेंगे, जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैं लेक्चर बनाऊंगा, वी गोना टॉक ऑन दैट।
तो बेसिकली यू कैन ट्राई कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है अगर आप वर्कआउट से पहले थोड़ा सा प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा चिकन या कोई इस टाइप का खा लीजिए। प्रोटीन मतलब एग वाइट हो गया, आपका प्रोटीन सप्लीमेंटेशन हो गई, उनसे लेके आप देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है विद द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट्स। टू इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो आपके टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाने का जो मैंने आपको बताया था। लार्ज मसल ग्रुप एक्सरसाइज, मतलब जितनी जितनी ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट करेंगे और जितनी बड़ी मसल्स को आप टारगेट करेंगे उतना ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी बॉडी में रिलीज होगा, जिसमें आपका डेडलिफ्ट हो गया, पावर क्लीन हो गया, स्क्वाट हो गया। तो याद रखिए आपको हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट डालने हैं आपकी बड़ी मसल्स पे अगर आप थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन लेवल को अपना इंप्रूव करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, हैवी रेजिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट वे आप सोच लीजिए अगर टेस्टोस्टेरोन को आपको रिलीज करना है देन यू हैव टू लिफ्ट हैवी और मैक्सिमम से मैक्सिमम मसल्स को आपको एंगेज करना है सिंगल वर्कआउट में। मैक्सिमम मतलब ये नहीं है फुल बॉडी वर्कआउट करो, मैक्सिमम मतलब कंपाउंड मूवमेंट करो। अगर आप स्क्वाट करते हैं तो स्क्वाट में एक तरह से फुल बॉडी आपकी काम करती है, डेडलिफ्ट में मैक्सिमम मसल्स आपकी काम करती हैं। तो आपको अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी से काम करना है और कंपाउंड मूवमेंट करके बड़ी से बड़ी मसल्स को हिट करना है। और अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रेस्ट इंटरवल 3 से 60 सेकंड तक ही आप, मतलब आपको हमेशा याद रखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना हो गया है कि लंबे टाइम तक वर्कआउट करिए 4 घंटे 5 घंटे, नहीं, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में आपका वर्कआउट फिनिश हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर उससे लंबा खींचते हैं तो कॉर्टिसोल प्ले कर देता है, अपनी सिचुएशन में आ जाता है और आपकी बॉडी का कैटाबॉलिज्म ड्यूरिंग वर्कआउट ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो लास्ट में होता है ऑप्टिमाइज रिस्पॉन्स टू एड्रीनल हार्मोन। देखो एड्रीनल हार्मोन्स आपके क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं और उनकी जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज हाई वॉल्यूम। देखो इट हैज टू वर्क इन अ सिंक। आप ये कर सकते हैं कि अगर एक दिन आप अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटेंसिटी का वर्कआउट करिए, मतलब मैक्सिमम पाउंडेज उठाइए और उसके बाद जो 3 से 4 दिन बाद आप उसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को दोबारा ट्रेन करेंगे तो उस टाइम पे आप हाई वॉल्यूम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यूज हाई वॉल्यूम लार्ज मसल ग्रुप एंड शॉर्ट रेस्ट पीरियड। उस टाइम पे आप रेदर देन गोइंग फॉर द मैक्सिमम 80 to 90% ऑफ बना रहे हैं, आप जा सकते हैं अपना 50 to 60% ऑफ बना रहे हैं। तो उसको मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम, मतलब अपने सेट्स के नंबर बढ़ा सकते हैं टू हैव ए बेटर स्टिमुलस ऑफ एड्रीनल हार्मोन्स। तो इस तरीके से यू कैन वर्क ऑन योर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट हार्मोन्स को आप एक्साइट कर सकते हैं। तो पीरियडाइजेशन के अंदर मैं आपको जो लेक्चर दूंगा तो उसके अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हाउ यू कैन डिजाइन योर एंटायर वर्कआउट रूटीन। ठीक है, चलो आज का लेक्चर इतना ही है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो प्लीज पुट ए कमेंट और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक। थैंक यू।